नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छोटू कॉमेडियन और अब मेरा एक कार्यक्रम लेके आ रहा हूं, छोटू बना रिपोर्टर। और छोटू क्यों बना रिपोर्टर, उसका रीज़न ये है क्योंकि इस देश की मीडिया जो है सवाल करती नहीं है और हम जो है जनता तक जाएंगे और आपको सच्चाई बताएंगे। क्योंकि हमारे इस देश में रुपेश भाई हैं, ये एक मेरे दोस्त हैं और इनका नाम है रुपेश कुंवर, ये राजपूत हैं और मेरा नाम है कलीम शेख, मैं मुसलमान हूँ। तो बस हम इस पर बात करेंगे। सर, हम दोनों का झगड़ा क्या है जो ये नरेटिव देश में फैलता है? झगड़ा तो किसी का नहीं है। आप मेरे मित्र हो। नहीं, आप मित्रता तो सेकंड पोजीशन पे आती है, झगड़ा की बात फर्स्ट में आपने रखी है। तो झगड़ा तो कहीं नहीं है, झगड़ा तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विचारधारा में है, उनके डीएनए में है कि हिंदू मुस्लिम की चर्चा करते रहो, उनको आपस में लड़वाते रहो, उनके नाम पे विवाद खड़ा करते रहो कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमान ऐसा है, मुसलमानों का इतिहास ऐसा है, मुसलमानों का इतिहास ऐसा है, मुसलमान आएगा तो ये करेगा, मुसलमान जाएगा तो ये करेगा, और इस डर को फैला के देश में अपनी सरकार चलाते रहो। अच्छा रुपेश भाई, आप भी बहुत राजनीतिक समझ रखते हैं। ये बताइए, जो अभी हो रहा है इस देश में, एक पूरे पिछले 10 साल से अभी तक मुसलमानों को इस मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया कि आज भारत के अंदर मुसलमान वर्ड जो है एक विलन की तरह से या एक शक की नज़र से देखा जा रहा है। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, भारत के राजनीति में सबसे घिनौना काल चल रही है जिसे कलयुग का महाकाल कहते हैं। ये काल 2014 के बाद उत्पन्न हुई। ये काम मुगलों के टाइम पे नहीं हुआ, ये काम औरंगजेब के टाइम पे नहीं हुआ, ये काम जो इतिहास के जितने भी राजा रजवाड़े बने हिंदू और मुसलमान, उस काल में नहीं हुआ जो ये काल चल रहा है। मुसलमानों तो अमृत काल चल रहा है। अमृत काल चल रहा है उनके लिए जो अमृत पी के सरकार में बैठे हुए हैं और मंत्रालय का भोग रहे हैं। तो ये अमृत पी कौन रहा है? अमृत वही लोग पी रहे हैं ना, भाजपा के लोग पी रहे हैं जो सत्ता का भोग रहे हैं। अमृत उन्हीं के हाथ में है और उन्हीं के अमृत का। और जनता के हाथ में क्या है? जनता के हाथ में हिंदू के नाम का डर कि मुसलमान आएगा तो हम मारे जाएंगे, और उस डर से मुसलमान को हटाने के लिए हिंदू को जिताया जा रहा है। अच्छा रुपेश भाई, भारत की टोटल आबादी क्या है? 140 करोड़। 140 करोड़ में मुसलमान कितने? 25 करोड़। 25 करोड़। तो 25 करोड़ को डरना चाहिए या 115 करोड़ को? नहीं, डरना तो 25 करोड़ को भी नहीं चाहिए और डरना 115 करोड़ भी नहीं चाहिए। डराया 115 करोड़ लोगों को पूरे 25 करोड़ लोगों से है। क्यों डराया जा रहा है? क्योंकि उनको उनका इतिहास बताया जा रहा है कि तुम्हारे बाप दादा को कैसे काटे थे। अरे तुमको बाप दादा को कैसे काटे थे, वो इतिहास में कौन कितना कटा था, कौन किसके साथ लड़ा था, तब राजा की लड़ाई होती थी, तब जात की लड़ाई नहीं होती थी, तब धर्म की लड़ाई नहीं होती थी। एक राजा दूसरे राजा से लड़ता था क्योंकि उसके राजा को उसके गद्दी पानी थी। अगर दिल्ली के गद्दी पे बैठना है तो तालिबान से, अफगानिस्तान से युद्ध होता था। अगर आगरा गद्दी पानी है तो वहाँ से युद्ध होता था। तो जयपुर के राजा क्या शिवाजी से या शिवाजी के राजा से हिंदू के राजा की युद्ध नहीं हुई है? अच्छा, शिवाजी की आप बात कर रहे हैं तो छत्रपति शिवाजी का जो तोपखाने का रखवाला भी मुसलमान, उनका अंगरक्षक भी मुसलमान, उनका सेनापति भी मुसलमान था। नहीं, शिवाजी का ही नहीं, हिंदू राजा के यहाँ लगभग अंगरक्षक नहीं, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि शिवाजी को हिंदू हृदय सम्राट बताया जाता है और वहीं अकबर को विलन बताया जा रहा है। लेकिन अकबर के सेनापति में जो है, उनके सेनापति मान सिंह थे और जो प्रमुख रानी जो उनको मलिकाए हिंद कहा गया, उनको वो जोधाबाई थी। ये तो दोनों हिंदू थे और शिवाजी के जो अंगरक्षक से लेके तोपखाने के रखवाले तक मुस्लिम थे। तो फिर इसको क्यों ये अलग अलग नज़र से इतिहास को तोड़ा जा रहा है? वो भी देखिए, जो पढ़ा लिखा समाज है वो इतिहास को जानता है। ये नया व्हाट्सएप वाला जो समाज आया है वो बिल्कुल ऐसा व्हाट्सएप वाला है। जो बिहार में एक स्कूल खुला था, चरवाहा स्कूल, लालू यादव ने खोला था। ये चरवाहा स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप के सारे छात्र हैं। तो मतलब क्या चरवाहा स्कूल, लालू यादव ने स्कूल के शिक्षा क्षेत्र में काम नहीं किया? लालू यादव ने तो जो किया वो तो चला गया उनका काल। लालू यादव जी के काल का चर्चा हम नहीं कर सकते क्योंकि वो जो चला गया उस पर हम बात नहीं करते। जो अभी प्रेजेंट व्यतीत हो रहा है वो बात हम करेंगे। अब हम जिस पार्टी से हम आते हैं, हमारी पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे नेता है शेर सिंह राणा, जो पृथ्वीराज चौहान, जो भारत के आखिरी नहीं कहिए, भारत के सबसे बड़े राजा में से एक गिने जाते हैं हिंदू समाज में के, और जिनकी अस्थि रखी गई थी अफगानिस्तान में, उनकी अस्थि अफगानिस्तान से लेके आए
वो पृथ्वीराज चौहान की अस्थि लेके आने वाले शेर सिंह राणा जी का। ये जो सबका साथ सबका विकास, आपने ये नारा आपने मैं नारा पे आऊँगा, मैं आपको नहीं, मैं आप वही क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो- ये नारा जो दिया गया, तो क्या ये लॉरेंस बिश्नोई ने उसको सीरियस ले लिया? मैं वो इसलिए क्योंकि सिख समाज मतलब सिद्धू मूसेवाला उसकी हत्या किया, और आप शेर सिंह जो आपने ये करनी सेना के जो थे उनकी हत्या किया, फिर बाबा सिद्दीकी का हत्या किया, मतलब सबका साथ सबका विकास को इसने सीरियस ले लिया। मैं आपको पूरी बात कंप्लीट कर देता हूँ। मैं शेर सिंह राणा जी पे इस भी आप बात पूरा करना जरूरी था, क्योंकि शेर सिंह राणा जी के साथ जो सबसे करीबी लोग हैं वो सब मुसलमान ही हैं। मैं हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। तो शेर सिंह राणा राजपूत समाज से नेता हैं, उनके सबसे करीबी लोग मुसलमान ही हैं। तो हमारा हिंदू मुसलमान का भाईचारा ज़मीन पे जिंदा है, राजनीति में मरा हुआ है, राजनीति ने गर्ग में डाल दिया है। ये बात क्लियर समझ तो ये लीजिए। देश की जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? जनता समझ रही है, आखिर जनता नहीं समझती तो यूपी में कैसे 36 सीट मिल समझ गया? पाते तो हरियाणा कैसे जीत पाते? हरियाणा क्या हुआ उस छोड़िए, वो घोटालेबाजी, चुनाव में उसका नोटिस जा चुका है, ठीक है, वो अलग विषय है। चुनाव आयोग ने उसमें नोटिस जा चुका है। क्या हरियाणा में मुसलमान नहीं जीता कैंडिडेट? ऐसे ऐसे लोग जीते हैं जो हजारों वोट से नहीं, 80-80 हज़ार वोट से जीते हैं। तो वहाँ क्या अकेले मुसलमान के वोट से जीते हैं? अगर या आप- हिंदू के वोट से जीते हैं? देखिए, अगर एक बात मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर फिर से बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत में आती है, तो इस तरह का अगर देखिए 10 साल खेती तो 4 महीने में कट जाती है। बीजेपी ने 10 साल खेती किया हिंदू मुसलमान का, ठीक है। उसका एग्जाम्पल आपको ये मिला कि जो बहराइच में दंगा हुआ, तो एक बहुत प्रतिष्ठित जो है पत्रकार है जिसका नाम है सुधीर चौधरी, जो तिहाड़ जेल भी गया था। उसने 2 दिन तक कंटिन्यू चलाया कि नाखून उखाड़ लिए गए हैं, आपने भी सुना होगा, बर्बरता की गई, मारा पीटा गया, जो है उसके आँख ये कर लिया गया, इधर चाकू मार दिया गया। और बाद में पता चला कि पुलिस का पोस्टमार्टम आया तो बोले कि छर्रे से मरा था। तो इस तरह का अगर मीडिया जहर का खेती कर रहा है तो देश कहाँ जाएगा सर? देखिए, मीडिया तो अपना काम इतना बढ़िया किया है देश में कि आग तो मीडिया ने लगाया है। माचिस की तिल्ली लेके मीडिया घूम रही है और पेट्रोल पॉलिटिकल पार्टी डाल रही है। अब आपको हम बताते हैं, कल की ही बात है। निपुण शर्मा यूपी में जाके 2 राज्यपाल के बीच में बैठ के मन से उसने यही बात दोहराया। बहराइच पुलिस के आ जाने के बाद, सारा चीज़ आ जाने के बाद फिर यही बात दोहराया कि नाखून काटे गए हैं, चाकू मारा गया, ये किया गया, वो क्या वगैरह वगैरह। और जब इस पर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुआ और जब बहराइच पुलिस को टैग किया गया कि भाई इस पर FIR होना चाहिए, तो निपुण शर्मा उसी तरह से उसी वीर की तरह आई और माफ़ी मांगे चली गई, जो वीर एक बार देश में भी माफ़ी मांग चुका है। इसी ने भी वापस भी मांगा था प्रॉफेट मोहम्मद पे। तो ये वही वीर सब हैं जो करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। तो इस वीर को भी मैंने लिखा है कि ऐसा कर्म क्यों करना जिसे बार बार माफ़ी मांगना। अरे कर्म आपको कर्म के बीच फासला होता है। और राजपूत समाज और उस बहराइच दंगे बता रहा हूँ, उस बीजेपी के पार्टी के विधायक ने FIR किया है कि इस दंगे में मेरी हत्या करवाने की साजिश हो रही थी। उसने FIR किया और बीजेपी के लोगों के ऊपर FIR किया है, नेताओं पे FIR किया है कि इस दंगा में मेरी। तो इस बात का प्रूफ हो गया कि बीजेपी दंगा करा रही। ये तो खुद क्लियर हो गया ना, खुद पार्टी के विधायक कर है। युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष श्रीवास्तव, बिल्कुल। तो ये विधायक जी ने स्पष्ट कर दिया कि किसने दंगा करवाने की कोशिश किया है। अब हमको इसमें ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो प्रत्यक्षम प्रमाण। हम इसमें क्या बोले इस पे ज़्यादा। अब तो सरकार क्लियर हो गई है कि दंगा के पीछे कौन है और दंगाई कौन है। तो कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि योगी जी को निपटाने की साजिश है? योगी जी की निपटाने की साजिश, निपटाने का मतलब कुर्सी। योगी जी के निपटाने की साजिश कुर्सी की हो चुकी है। आपको बता दें, इस पर हम बोले भी हैं और आज मैं आपने अच्छा सवाल कर लिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूँ, गृह मंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि अगर गलती से योगी आदित्यनाथ जी के साथ और राजनाथ जी के साथ कुछ ऊंच नीच हो गया तो इसके जिम्मेदार आप दोनों होंगे, क्योंकि आपने इनके पास से जेट सुरक्षा छीन लिया है। हाँ। भारत सरकार ने जेट सुरक्षा इनसे हटा लिया है और इनको जेट सुरक्षा की जगह CISF दे रही है। वो भी वो CISF दे रही है जो रिटायर हो चुकी है और उसको ट्रेनिंग देकर दोबारा जिंदा करके उनको भेज रही है। तो अगर इनको मतलब ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं, ये तो मैं न्यूज़ में देखा हूँ, मेरे पास उसके सारा सबूत है कि भारत सरकार खतरे में योगी जी की कुर्सी भी है। योगी जी की कुर्सी से खतरा से उनकी जान खतरा हो गया है, क्योंकि उनके पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं। राजनाथ जी के पीछे पड़े हुए हैं बहुत लोग। तो अगर हमारे क्षत्रिय समाज के किसी नेता की हत्या हुई तो इसके जिम्मेदार भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री होगा। हम सीधा सीधा ये बात कहना चाहते हैं कि अगर उनकी रक्षा नहीं हुई तो हम लोग सड़क पे, पूरा राजपूत समाज भारत का सड़क पे उतर के उन्हें खिलाफ माहौल बनाएंगे और उनको सत्ता से बाहर निकालेंगे। अच्छा, तो ये बताइए ना कि जैसे ये जो दंगा बहराइच में हो गया, इसमें नाम अब बीजेपी वालों का आ गया कि गोली तक चला रहे थे, विधायक और विधायक के बेटे की हत्या की साजिश कर रहे थे। तो ये मतलब मेरा भी ऐसा ये लगता है कि क्या ये अब योगी जी से खतरा लग रहा है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को कि ये मेरी कुर्सी ना ले ले,
इसलिए इनकी कुर्सी को निपटाने की कहीं साजिश तो नहीं है? योगी जी से पूरा भाजपा खपा है। क्यों खपा है? क्योंकि योगी जी एक धर्म कुल में पैदा हुआ क्षत्रिय कुल का बच्चा है और हटी महंत है। तो योगी जी भी तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं पूरी बात तो सुन लीजिए। और वो अपने जीत के आगे किसी ने चलने थे पार्टी के अंदर, ठीक है। और उनकी भाषा हमेशा उसी नैरेटिव पे रही है जिसमें उनको चुनाव में जीत मिला है। वो है भाषा हिंदू मुस्लिम कटोगे तो बटोगे वाली। ये भी भाषा का मैं निंदा करता हूँ। कभी भी किसी भी नेता को किसी भी जगह मंच टेबल कुर्सी पे बैठ के इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। और वो भी उस व्यक्ति को जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ। अरे कटोगे बटोगे। पाकिस्तान में आपको पता है, पाकिस्तान में 4 घर राजपूत है और वहाँ रावण दहन हुआ है पाकिस्तान में। बात सुनिए ना, जो बहराइच का घटना हुआ उसमें जो पीड़ित है हमीद, उसकी बेटी का कहना है कि जो है मेरे भाई ने 2 हवाई फायरिंग करी थी, ठीक है। अब ये विधायक का जो एफआईआर सामने आया कि भाजपा युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष के साथ में और 9 लोगों का नाम आ गया, ठीक है ना। तो अब तो शक की सुई ये जा रही है कि कहीं गोली किसने चलाई, ये तो जांच का विषय हो जाएगा। फिर जो गोपाल मिश्रा का मौत हुआ है, इस पर आपका क्या सोचना है? अब तो संवैधानिक तरीके से जांच हो रही है, जांच चल रही है। अब इसमें मेरा एक ही बात कहना है, क्योंकि ये सरकार है, अपने ऊपर से एफआईआर हटा ली है, तो इनके ऊपर से एफआईआर क्यों नहीं हटेगी? हट जाएगी, हट सकती है ना। अच्छा, ऐसे अनेकों एफआईआर हटी है भाई। अभी योगी सरकार ने एफआईआर कितने को लिया है अभी। अच्छा, देश की पत्रकारिता को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूँ कि अभी जब गौरी लंकेश, आपको पता होगा, उनकी हत्या कर दी गई, तो उसके बाद जो है गौरी लंकेश का हत्यारा जो है जेल से आता है तो ये लोग माला वगैरह पहनाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। देश बटा हुआ है उन अधर्मियों के बीच में जो धर्म को नहीं जानते हैं, जो सनातन परंपरा को नहीं जानते हैं, जो भारत की संस्कृति सभ्यता को नहीं जानते हैं। उन अधर्मियों के बीच में, उन कुकर्मियों के बीच में देश बटा हुआ है। मैं गौरी लंकेश के हत्या के बाद मैंने इंडिया गेट पे मैं भी कैंडल मार्च लेके निकला था और मैं भी उसमें था कैंडल मार्च योगी उनके निंदा करने के लिए, जो जिसने हत्या की थी। और जो लोगों को माला पहनाए जा रहे हैं वो लोग भूल रहे हैं कि आप देश में एक ऐसा समाज पैदा कर रहे हैं जो कल को आपकी भी हत्या करेंगे और फिर वही लोग आपके माला भी पहनाएंगे। एक आखिरी सवाल, क्या सलमान खान को सच में माफ़ी मांग लेना चाहिए? सलमान खान क्यों माफ़ी मांगेगा? सलमान खान है क्या जो माफ़ी मांग लेगा? उस जो एक कमज़ोर बुर्जिल और नाजायज़ बच्चा है, मैं तो नाजायज़ बच्चा कहूँगा ऐसे को। नहीं, ऐसा तो नहीं। मैं कहूँगा, क्योंकि अरे आप देश के बच्चे नहीं है ना। आप माँ के बच्चे हो सकते हैं, देश के बच्चे नहीं है। आप भारत के बच्चे होते, भारत के लोग को हत्या नहीं करवाते। मैं किसी माँ के गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं भारत माँ के बात से कह रहा हूँ कि आप भारत माँ के बच्चे होते तो आप भारत माँ के धरती पे पैदा हुए किसी भी इंसान की हत्या नहीं करवाते, चाहे वो शेखावत हो, चाहे गोगा मेरी हो, चाहे मूसेवाला हो, चाहे सलमान खान या बाबा सिद्दीकी हो। लेकिन लॉरेंस के समर्थन में बहुत ज़्यादा आपके भी समाज के लोग आ रहे हैं। नहीं, मेरे समाज के कुछ लोग आएंगे क्योंकि वो मन बुद्धि बच्चे हैं, जिनको पता नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का मतलब क्या है, जिन्हें पता नहीं है कि वो मुसलमान को क्या समझते हैं और राजपूत को क्या समझते हैं और समाज को क्या समझते हैं। आप राजपूत को एक अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आपके राजपूत समाज के लोग, कितने लोगों का कमेंट्स देखा मैंने सोशल मीडिया में, जो कि लॉरेंस को हीरो बता रहे हैं। बोलते हैं एक लड़का बिगड़ गया, अगर 3 और बिगड़ जाते तो क्या होता, इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। उनको यही नहीं पता है कि बाबा सिद्दीकी पहली बार बिहार की धरती पर पैदा हुआ वीर था। बाबा सिद्दीकी बिहार की धरती पर पैदा हुआ वीर था। बाबा सिद्दीकी एक ऐसा इंसान था जिसने मुंबई के अंदर हजारों बिहारियों को, हजारों यूपी वालों को, हजारों में तो हजार कम कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा लोगों को मदद की है, ज़्यादा लोगों को जगह पकड़ाया, ज़्यादा लोगों की सेवाएं दी हैं। तो बाबा सिद्दीकी के जाने से क्या बिहार की क्षति हुई? बिहार की क्षति तो उनको पता चलेगा ना, जो उनसे लाभ ले रहे थे। अब पता चलेगा उनको दर्द। जो लोग बाबा सिद्दीकी को नहीं जानते हैं वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। बाबा सिद्दीकी एक नेता ही नहीं थे, वो एक ऐसे विचारधारा के लोग थे जो समाज के लिए हमेशा अपनी बात रखे हैं। हर व्यक्ति के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू अच्छा, एक पहलू बुरा। लेकिन बाबा सिद्दीकी के जो दूसरा पहलू पेश किया जा रहा है, उस पहलू में बाबा सिद्दीकी कभी फिट नहीं बैठे हैं, जिस तरीके से और माफिया फिट बैठे हैं, चाहे वो हिंदू समाज से आता हो, चाहे मुसलमान समाज से आता हो। लेकिन बाबा सिद्दीकी उस तरीके का नेता नहीं थे, उस तरह के क्रिमिनल नहीं थे जैसा उनके बारे में बताया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी एक एज अ ह्यूमन एक अलग विचारधारा के लोग थे। जब महाराष्ट्र में इलेक्शन है तो क्या आप मानते हैं कि ये इलेक्शन के मद्देनज़र कहीं ये जो हत्या है, इलेक्शन आ रहा है, इसका कहीं इससे तो नहीं है कुछ?
इलेक्शन तो आती आ जाती रहेगी। अभी नहीं, हत्या जो हो रही है, मैं वही कह रहा हूँ, अब ये आम बात हो दंगा, गया, हत्या दंगा आम हो गया भारत में। अब पहले एक हत्या होती थी तो लोगों को लगता अरे यार फलां जगह हत्या हो गया उसका, आज हत्या दंगा आम हो गया भाई। आज रावण राज चल रहा है, आज हत्याओं की बाढ़ आई हुई है। कोरोना काल में लाशें जल रही थी, कुत्ते नोच रहे थे। एक ट्रेन की पटरी उतर जाती है, पटरी पे से उतर जाती थी तो मुख्यमंत्री रेल मंत्री का इस्तीफा हो जाता था। आज क्या है, आज तो रेल कहती है कि भाई मुझे नींद में हूँ, मुझे खेत में भैंस की तरह चढ़ने जाना है, खेत उतर जाती है पटरी छोड़ के। वो पटरी पे उसको भरोसा नहीं हो रहा, उसको बनाई हुई अपनी पटरी पे भरोसा नहीं है, पटरी छोड़ के खेत में चली जाती है कि क्या करूँगा इस पर रह के, हमको भरोसा नहीं है, हम चल पाएंगे नहीं। वो नींद में चल रही है ट्रेन और सरकार सोई हुई है। अच्छा, आपको मोदी सरकार पे भरोसा है? मुझे क्या, मोदी जी को अपने पे भरोसा नहीं है, हमको क्या भरोसा होगा। वो तो टिकाऊ सरकार है ही नहीं, वो तो बेचारे नींद में अब सो भी नहीं पा रहे हैं। पहले 18 घंटा काम करते थे, अब वो 24 घंटा काम कर रहे हैं। 18 घंटा में जो उन्होंने 10 साल 18 घंटा काम किया, इस 18 घंटे के काम में क्या क्या उपलब्धि आपको? 18 घंटे के काम में उन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति करी। पहले तो देखा कि ईडी सीबीआई कैसे फेंका जाए, उसके बाद उन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव कैसे किया जाए, उसके बाद देखा कि कैसे गुरु नानक महावीर और फलाने को एक साथ बैठ के मंच पे वार्तालाप कराया जाए, फिर देखा कि चाइना वाला मेरा भाई कैसे बन जाए, फिर देखा कि ओबामा हमारा दोस्त कैसे बन जाए, फिर देखा कि गैस के नाली से कैसे ओबामा से नहीं, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प से तो वो तो तू मैं से बात करता है, अबे तू कैसा है बे, ऐसा बात होती है। उन्होंने कहा था ऑफिशियल कि मेरा तू मैं बात होता है। वही मैं कह रहा हूँ कि वो तो वही सोच रहे हैं कि ट्रम्प मेरा तू मैं वाला यार है, गैस के नाली से कैसे सिलेंडर भरा जाएगा, कैसे रडार में बम गिराया जाएगा, कैसे। अच्छा, ये जो लोगों के घरों में पाइप आई है, अब तो पाइप से आ रहा है ना, तो ये क्या इसका कनेक्शन गटर में है क्या? अरे गटर में नहीं है भाई, ये गुजरात के सबसे फेमस जो कॉलोनी है गटरों का, वहाँ से निकला हुआ है। और आपको पता नहीं है, गुजरात के गधे बड़े फेमस होते हैं। गुजरात के गधे देखने के लिए लोग विदेश से आते हैं। अच्छा, तो एक बात और भी, गधे का नाम लिया तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि चेतक की माँ जो है गुजराती थी। अरे वो तो गलती कर दी है, चेतक की माँ तो हमको लगा कि वो शेर की माँ गुजराती कह देंगे, वो तो गधे को भी गुजराती बना दिए। गधा तो गुजरात के गधे का प्रचार भी तो अमित जी कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन ने किया, तो अब गुजराती को भी गधा बना दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए एक प्रधानमंत्री को। आप ठीक है, आपका चिन्ह है, कोई चीज़ है, उसको ऐसा इस तरह से प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। आप भारत में प्रधानमंत्री जी 18 घंटा काम करने के बदले 24 घंटा काम करते हैं। 24 घंटे क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि अब उनको ये भी देखना है कि कहीं मेरी कुर्सी न गिर जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जब हवाई जहाज से उठते हैं तो अगली बार उनकी सरकार बदल जाती है। तो उनको अब चिंता इस बात का कि चंद्रबाबू नायडू कहीं गिर ना जाए, नीतीश कुमार कहीं गिर ना जाए, तो अब 24 घंटा वो जाग के रहते हैं और काम करते हैं। अच्छा रुपेश भाई, आप बिहार से आते हैं और बिहार में अभी इलेक्शन है, क्या लगता है कि इस बार बिहार में जन सुराज जो लेके निकल रहे हैं पीके, तो क्या लगता है आपको कि पीके कुछ करामात करेंगे, करिश्मा? पीके का कोई जनाधार नहीं था, न है, न रहेगा। पीके पास क्या है, न जाति का बल है। अरे देख रहे हैं कि हुजूम का हुजूम पीछे आ रहा है पीके के। आपको एक बार बता दे, वो तो 500 करोड़ नहीं 1500 करोड़ खर्चा करके यात्रा किया बिहार का। अच्छा, ये 1500 करोड़ की बात आई, ये तो फंड का क्वेश्चन उठा था, तो उन्होंने कहा कि मैंने जिनके लिए काम किया था पॉलिटिकल पार्टियों के लिए उन्होंने फंड दिया, तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो 2-3 टर्म्स तो बीजेपी के लिए भी किया इन्होंने। बीजेपी ने बीजेपी फंडिंग कर रही है क्या? देखिए, बी टीम तो है, ये बी टीम है, अब किसका बी है और सी किसका आप भी बिहारी हो, क्या लगता है बिहारी फंसेंगे इनके चंगुल में? मैं वही कह रहा हूँ, ये किसका बी है और किसको सी बनाने जा रहा है वो तो समय बताएगा। क्योंकि एक बार सी बना दिया 2014 में, तो अभी तक लोग सी बने हुए हैं और गाली दे रहे हैं कि हम किसके चक्कर में फंस गए। अब की बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये सब सारे नारे उसी के दिए हुए थे। अब बिहार को वही नैरेटिव में सेट करने जा रहा है। तो मैं अभी भी बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, प्रशांत किशोर के पास जनाधार है, और जनाधार कहाँ से आएगा? भीड़ तो आ रही है, भीड़ पैसे का बिल। मैं 5 करोड़ रुपये मुझे दे, मुझसे ज़्यादा भीड़ खड़ा कर दूंगा। अच्छा, 5 करोड़, वो 500 करोड़ खर्चा करके भी भीड़ नहीं ला पाया, मैं 5 करोड़ भीड़ खड़ा कर दूंगा। क्योंकि जनता का नेता और पैसे का नेता दोनों में अंतर होता है। पैसे के नेता से आप बाप बना सकते हैं, पैसे के नेता से आप बेटा। डॉलर कम करने आए थे 40 रुपये पे सरकार मोदी जी, और 1 किलो टमाटर $1 में कर दिया। नहीं तो ये तो सरकार ही विदेश की है ना, ये सरकार विदेश की है। इसके सारे फॉर्म जब से प्रधानमंत्री आए तब से विदेशी यात्रा कर रहे हैं ना। भारत की यात्रा कहाँ कर रहे हैं? भारत की यात्रा पे अब आएंगे प्रधानमंत्री जी।
जब जब जाते हैं विदेश तो लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पे आ रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री तो उनको तो मतलब विदेश से हैं। अभी केन्या के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कि अडानी जी को दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमको रिकमेंड किया था। तो प्रधानमंत्री जी घूम इसलिए रहे कि अडानी अंबानी कैसे आगे बढ़े पूरे विदेश में, उनको बढ़ाया जा रहा है, हर देश में उनकी कंपनी लगाई जा रही है। अडानी अंबानी का आपने नाम लिया, तो अडानी अंबानी और रतन टाटा भी जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, इन तीनों को कैसे देखते हैं? रतन टाटा देश के लाल, देश के सपूत, देश के वीर, देश के महान ऐसे नेता मैम का ऐसे इंडस्ट्री थे, समाज सेवी थे, जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। पहली बात, वो नाखून के बराबर भी नहीं उनके आता है कोई। दूसरी बात, अडानी अंबानी देश को टैक्स तो दे रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा देश को गुलाम बना रहा है। देश की सारी संपत्ति, सारा इंडस्ट्री, सारा बैंक का पैसा लेके विदेश में इन्वेस्ट कर 8 आना दे रहा है तो 1-1.5 रुपया कमा जा रहा है, 10 पैसा दे रहा है और 1.5 रुपया बाहर इन्वेस्ट कर रहा है। भारत का पैसा विदेश में इन्वेस्ट कर रहा है। पर आप बिहारी हैं, बिहार में चुनाव है और अभी तो क्या संदेश देना चाहते हैं इस देश की जनता को? बिहार में भी है, झारखंड में भी है, आपके बगल का ही पड़ोसी राज्य है, तो क्या देश की जनता और बिहारियों को क्या संदेश है रुपेश कुंवर जी का? मैं अपने पार्टी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के नाते मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि झारखंड में चुनाव सरकार वापस आ रही है हेमंत सोरेन जी की। महाराष्ट्र में सरकार जा रही है, जो कि सरकार उन्होंने तोड़ के बनाई थी गलत तरीके से। और जो उपचुनाव है, उपचुनाव की छटपट्टी दिख रही है कि इंडिया गठबंधन जीत रही है। अच्छा, परिवारवाद की आप बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री सुने होंगे आप, तो प्रधानमंत्री जो है परिवारवाद का विरोध करते हैं और उसको जो है जीतन राम मांझी की अपनी बहू को भी लड़ा रहे हैं, बेटा भी मंत्री है, वो भी मंत्री है, तो ये परिवारवाद नहीं है क्या? नहीं, बिहार में परिवारवाद नहीं होता है, यूपी में परिवारवाद नहीं होता है। परिवारवाद भाजपा के अंदर नहीं होता है। अच्छा। परिवारवाद होता है इंडिया गठबंधन के अंदर। परिवारवाद होता है विपक्षी दलों में होता है। भाजपा में कहाँ परिवारवाद है? अरे जीतन राम मांझी जी तो वही काम किए हैं, वही काम चिराग पासवान किए हैं, वही काम रामविलास पासवान किए हैं, वही काम लालू यादव जी भी कर रहे हैं। पर लालू यादव जी ने हजारों को नेता बनाया भी है, ऐसी बात नहीं है कि अपने परिवार के 4 लोगों को नेता बनाया है। नहीं बनाया। मांझी जी ने, मुझे मांझी जी का अपना रिकॉर्ड दिखा दे। अगर उन्होंने 4 टिकट उनको मिला तो 3 उनके परिवार को दिए हैं और 1 अपने बाहर वाले को दिए हैं। वही बाहर वाला कहीं ना कहीं उन्हीं के रूप में जुड़ा हुआ आदमी 4 है। में उनकी समधन भी है, समधन है, दामाद है, बेटा है, पुतोह है, पूरा ये परिवारवाद नहीं है। नहीं, ये परिवारवाद थोड़ी ना है। ये तो राजशाहीवाद है। ये राजा का राजतंत्र है कि मेरा राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि परिवारवाद जो है देश को खोखला कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का परिवार अपना नहीं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, योगी जी का परिवार अपना नहीं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि उनका जब परिवार होता तो उनका बेटा सेट हो जाता है, जैसे अमित शाह का बेटा सेट हो गया। तो ये रुपेश कंवर जी जो मेरे दोस्त हैं, इनसे ये मेरा चिट चैट था और मेरे चिट चैट में आप कौन से सवाल छूट गए ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम इनके साथ फिर आपको ये बार बार लाते रहेंगे हर एक मुद्दे पर रुपेश जी के साथ में, और बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।